एक स्टूडेंट को टीचर ने बोला कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी थी पर तुमने रिसर्च जो की वो वीक थी। अब ये बात सुन के स्टूडेंट के दो रिएक्शंस हो सकते हैं, और अगर सेम सिचुएशंस दो स्टूडेंट के साथ की जाए तो दोनों के अलग अलग रिएक्शंस हो सकते हैं। पहला स्टूडेंट बोलेगा आप हमेशा मुझे ही टारगेट करते हो, और दूसरा स्टूडेंट बोलेगा मैम जब आपने ऐसे बोला है मुझे बुरा लगा है बिकॉज मैंने एफ़र्ट किया है, बट कैन यू प्लीज़ टेल एग्जैक्टली किस पार्ट में मैं इम्प्रूव करना चाहिएगा। वो ऐसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, दोनों इंटेलिजेंट हो सकते हैं, दोनों के मार्क्स भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि सेकेंड स्टूडेंट के पास एक ज़्यादा स्किल है, और एक वो स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग स्किल है, और उस स्किल का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। यस, तो आज का हमारा टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस, और आज हम स्क्रैच से समझेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, कैसे इसकी पहचान होती है, आपका ईक्यू स्ट्रॉन्ग है या वीक है उसको कैसे पहचाना जाता है, और कैसे इम्प्रूव आप कर सकते हो। तो इमोशंस को कंट्रोल नहीं बट रेगुलेट कैसे करें ये हम जानेंगे। 21 डेज़ तक अगर आप कोई एक चीज़ करते हो तो ये हमारी साइकोलॉजी में कहते हैं कि इंसान को वो चीज़ करने की, उस चीज़ को अडाप्ट करने की आदत हो जाती है। तो वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनारिश अनफिल्टर, जहाँ हम बात करेंगे बिना फ़िल्टर के, सीधा दिल से, रियल टॉक्स। आज का टॉपिक इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर है, हम इसको पूरा जानेंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा, एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो अगर आपके साथ रिलेट होती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और भी अगर ऐसे वीडियोस आप जानना चाहते हो या आप साइकोलॉजी समझना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो किसी ऐसे इंसान को शेयर करना जिसे आपको फ़ील होता है कि इसको इसकी ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, शुरू करने से पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम साइकोलॉजी को या इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स को एक टेक्स्ट बुक लैंग्वेज में या एक डॉक्टर लैंग्वेज या एक साइंटिफिक लैंग्वेज के हिसाब से नहीं समझेंगे। यहाँ पे बस हम एक आम और सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, येट रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, ताकि एक आम सा इंसान भी अगर इसे सुन रहा हो जो नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड का हो, उसे भी ये सब चीज़ें समझ आनी चाहिए। क्योंकि जो मेन साइकोलॉजी होती है वो सिर्फ टेक्स्ट बुक्स की हद तक, डॉक्टर्स की हद तक या साइंटिस्ट की हद तक, या अगर कोई इंसान मेंटली इल हो जाता है या जैसे हमारी आम ज़बान में बोलो तो जो पागल हो जाता है, सिर्फ उसकी हद तक नहीं होती है। ये हर इंसान की डे टू डे डेली लाइफ में चलती है। तो आज का जैसा हमारा टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सुन के ही आपको लग रहा होगा कि इमोशंस तो हर इंसान के अंदर होते हैं और भर भर के होते हैं, और ये डेली लाइफ का एक पैटर्न है, एक हिस्सा है, ना कि सिर्फ एक ये साइकोलॉजी ही है, ना कि सिर्फ एक टेक्स्ट बुक तक ही लिमिटेड नहीं है। ये हमारी, आपकी और हमारी लाइफ का एक हिस्सा है जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अच्छा जी, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये समझ लो कि इमोशनल इंटेलिजेंस होना का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप गुस्सा नहीं करोगे। सिर्फ ये नहीं होता कि इमोशनल इंटेलिजेंट होना मीन्स, अक्सर लोग ये समझते हैं कि आपको गुस्सा नहीं करना है। सिर्फ गुस्से तक ही इमोशंस आपके नहीं होते हैं। मतलब ये भी नहीं होता कि आप हर बात टॉलरेट करोगे, नहीं। ये भी बिल्कुल नहीं होता है कि आप सबको खुश रखोगे। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है मुझे पता है मैं क्या फ़ील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्यों फ़ील कर रही हूँ, क्यों फ़ील कर रहा हूँ, और अब मुझे क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए। ये होता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि आपका इमोशनल मैच्योरिटी, आपका इमोशनल बिहेवियर, ये होता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में ये बोलूँ? इमोशनल इंटेलिजेंस या ईक्यू अपनी इमोशंस और दूसरों की इमोशंस, यानी कि दोनों, अपनी भी और दूसरों की भी इमोशंस को समझना, उसको नाम देना, इमोशंस जो भी है उसको एक नाम देना, मैनेज करना उसको, और एक हेल्दी वे में रिस्पॉन्ड करने को कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। रिस्पॉन्ड करने की ये एक स्किल होती है, ये बहुत बड़ी स्किल होती है जो आपकी और हमारे डे टू डे लाइफ में काम आती है। इमोशंस आए नॉर्मल है, गुस्सा आया वो नॉर्मल होता है, जेलस आप हो रहे हो वो भी नॉर्मल होता है, एम्बैरसमेंट आप फील करते हो वो भी नॉर्मल होता है, एनजाइटी आप फील करते हो, ओवरवेलम आप फील करते हो वो भी नॉर्मल होता है। प्रॉब्लम इमोशन नहीं होती है। आपकी प्रॉब्लम कभी भी आपके अंदर जो इमोशंस आते हैं वो नहीं होती है। प्रॉब्लम कब होती है? प्रॉब्लम तब होती है जब आप उस इमोशन स्टीयरिंग व्हील पकड़ लेते हो लेकिन बिना सोचे रिएक्ट कर देते हो, तब प्रॉब्लम होते हैं। कभी भी आप नोट करना, आपके अंदर आपको किसी ने कुछ कह दिया है जो आपको नहीं पसंद आया है। अब आपको
जो उसने कहा उस हिसाब से या तो गुस्सा आएगा या आप हर्ट हो गए या जो भी हो गया। मान लीजिए कि ऐसा कुछ बोला जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ गया और आपने क्या किया, गुस्सा तो आया, वो इमोशन हो गया आपका, लेकिन आप गुस्से में कुछ गलत तरीके से आपने रिएक्ट कर दिया। तो जो आपका रिएक्शन आता है, उस रिएक्शन बिना सोचे समझे अगर आप ले लेते हो, उसको हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि आपका इमोशनल मैच्योर है या आप इमैच्योर हो इमोशनली, वो समझा जाता है। और जब ये ऐसे होता है तो तब इसे हैंडल और कंट्रोल कैसे किया जाता है वो सब हम धीरे धीरे आगे वीडियो में एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए अगर आपके फ्रेंड ने आपको एक मैसेज किया, सीन करके रिप्लाई नहीं किया। अक्सर आप देखते हो कि सीन हो जाता है व्हाट्सएप पे लेकिन रिप्लाई नहीं आता है, तो ओके तुम इग्नोर करो, मैं भी देख लूँगी या मैं भी देख लूँगा, एक ऐसे रिएक्शन आता है, ठीक है तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, मैं भी देख लूँगी। फिर क्या होता है उसके बाद, फिर स्टेटस लगते हैं, फिर इनडायरेक्ट पोस्ट होते हैं, फिर एकदम साइलेंट ट्रीटमेंट हो जाता है। एक ये रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। और एक दूसरा रिस्पॉन्स जो इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनली मैच्योर के हिसाब से जो होता है वो ये होता है, मुझे इग्नोर्ड फील हो रहा है क्योंकि तुमने मैसेज देखा, ये मुझे पता चला कि तुमने मैसेज देखा लेकिन तुमने मुझे रिप्लाई नहीं दिया है टाइम पर, बट मेरे पास प्रूफ नहीं है ये समझने कि वो मुझे एक्चुअली इग्नोर कर रहा है या इंटेंशनली, मतलब इंटेंशनली इग्नोर कर रहा है या फिर कहीं बिज़ी हो सकता है। तो शायद उसने देखा लेकिन इतना वक्त नहीं मिला कि रिप्लाई करने का, तो मैं ना कामली चेक कर लूँगा, मैं बाद में देख लूँगी, मैं फिगर आउट कर लूँगी कि क्यों हुआ है ये। तो आप दोनों में डिफरेंस देख रहे हो कि पहला रिएक्शन जो था वो एक अजम्पशन था, जैसे अजम्पशन बना लिया कि अच्छा मुझे इग्नोर कर रहे हैं, हमें नहीं पता वहाँ सिनेरियो उस तरफ क्या है। और दूसरा रिस्पॉन्स जो था, जैसा दूसरा वाला रिस्पॉन्स गया है, उसमें एक अवेयरनेस थी, ठीक है मैं इग्नोर फील हो रही हूँ, पता चला आपको कि आप में इमोशंस जो आए हैं वो इग्नोर फील आपको हो रहा है, वो एक अवेयरनेस हुआ आपको, लेकिन आप जो है सो फिगर आउट करना चाह रहे हो, जानना चाह रहे हो कि किस रीज़न से उसने आपको इग्नोर किया है, वो आप बाद में उससे पूछ लोगे, ठीक है जी। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आया होगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, कैसे रिएक्शन आने को हम समझते हैं कि कोई इमोशनली मैच्योर है या नहीं है। तो बहुत से लोग ऐसे कहते हैं आईक्यू और ईक्यू में डिफरेंस, यानी कि बहुत लोग कहते हैं कि ईक्यू इज़ ग्रेटर देन आईक्यू, लेकिन मेरा मानना ये है कि ईक्यू और आईक्यू दोनों भी इम्पॉर्टेंट है। यानी कि ईक्यू आपको, लाइक एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको समझाने के लिए बताऊँ तो ईक्यू जो है वो आपको, नहीं मैं पहले आपको बताऊँगी आईक्यू। आईक्यू क्या है आप ये समझो, आईक्यू आपको एग्ज़ाम सॉल्व करने में हेल्प करेगा, लॉजिक, आपका लॉजिक यूज़ करने में आपको हेल्प करता है, कॉन्सेप्ट को समझने में आपको हेल्प करता है, ठीक है। ईक्यू आपका क्या करता है, यहाँ पे आपको फेलियर हैंडल करने में हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एग्ज़ाम लिखा, आप पास नहीं हुए, अब आप फेल हो गए हो, तो उस फेलियर को आप हैंडल कैसे करें वो आप, वहाँ पे ईक्यू का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। क्रिटिसिज्म लेने में हेल्प करता है, फ्रेंडशिप को या रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में आपको हेल्प करता है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स को या रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने में आपकी हेल्प करता है, और प्रेशर में, जब आपके ऊपर प्रेशर होता है तो प्रेशर में डिसीजंस लेने में भी आपको हेल्प करता है। यहाँ पे ईक्यू का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले लो एक स्टूडेंट ले लो या एक कॉर्पोरेट लाइफ वाला एम्प्लॉय ले लो आपके हिसाब से, मगर मैं यहाँ पे एक जर्नली एक स्टूडेंट के हिसाब से समझाऊंगी। एक स्टूडेंट जो एकेडमिकली ब्रिलियंट हो सकता है, ठीक है, बट अगर वो फीडबैक, यानी कि हर फीडबैक अगर वो पर्सनली ले रहा है या ब्रेक डाउन हो जाता है हर फीडबैक पर, ग्रुप में प्रोजेक्ट में फ़ाइट करता है या रिजेक्शन के बाद गिव अप कर देता है, तो उसको इमोशनल स्किल्स सीखने की ज़रूरत होती है, वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। और एक स्टूडेंट जो एवरेज मार्क्स वाला हो लेकिन लाइफ में एकदम स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करता है, अगर वो प्रेशर में है भी तो स्टेबल होता है, डिसिप्लिन होता है, और लोगों के साथ, इनके पीपल के साथ एकदम मैच्योर बिहेव करता है। अच्छा जी, इसको हम एक 5 जो सिंपल स्किल्स में समझेंगे, 5 सिंपल स्किल्स में इसको और थोड़ा सा हम डीप जानेंगे कि ये क्या और कैसे होता है। स्टूडेंट्स के लिए जो है ना, ईक्यू को हम एक सिंपल 5 में समझते हैं, चाहे स्टूडेंट्स हो या आप सेल्फ हो। मैं यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट बोल रही हूँ तो मैं सिर्फ स्टूडेंट्स की इमोशंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर वो इंसान की इमोशंस की बात कर रही हूँ। स्टूडेंट्स को मैंने एज एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कह रही हूँ। पहला होता है सेल्फ अवेयरनेस, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है मुझे एग्जैक्टली क्या फ़ील हो रहा है, क्या फ़ील मैं एग्जैक्टली कर रही हूँ या कर रहा हूँ। सिर्फ कभी कभी आप अगर देखो, आप किसी से पूछो कि यार क्या हुआ है, तो बोलते यार मेरा बस मूड ऑफ है आज। मतलब सिर्फ एग्जैक्ट मूड ऑफ होना क्या होता है, मूड ऑफ है मतलब व्हाट, सिर्फ मूड ऑफ तो नहीं होता है, उसमें स्पेसिफाई या एग्जैक्टली एक रीज़न या एक वजह होती है कि क्या मैं एंग्री हूँ,
क्या मैं हर्ट हूँ, क्या मैं रिजेक्ट या इग्नोर फील कर रही या कर रहा हूँ, क्या मैं एम्बैरेस्ड हूँ, क्या मैं जेलस हूँ, या क्या मैं ओवरवेल्म्ड हूँ, और क्या मैं इनसिक्योर हूँ। तो कभी कभी हम गुस्सा नहीं होते हैं, हम हर्ट होते हैं। कभी कभी हम लेज़ी नहीं होते, हम मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो जितना एक्यूरेटली आप इमोशंस को नाम दोगे, समझ पाओगे कि आपको क्या हो रहा है एग्जैक्टली, उतना बेटर आप उसको हैंडल कर पाओगे। वही बात है ना कि जितना अच्छे से आप किसी चीज़ को समझेंगे, उतना ही अच्छे से आप परफॉर्म भी कर पाओगे। सेम वैसे ही है। अच्छा जी, तो इसमें दूसरा आता है सेल्फ रेगुलेशन। यानी कि सेल्फ रेगुलेशन का मतलब खाली सिर्फ इमोशंस को सप्रेस करना नहीं होता है। मतलब इमोशंस के बाद अपना बिहेवियर चूज़ करना। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं समझाती हूँ। आपको गुस्सा आया, ओके, और आपके पास यानी कि चॉइस है। अब चॉइस है क्या? अ, आप शाउट बैक कर सकते हो, आप रूड टेक्स्ट भेज सकते हो किसी को, आप या किसी को ब्लॉक कर सकते हो, या आप एक 10 मिनट का पॉज ले सकते हो। तो इमोशंस आप चूज़ नहीं कर सकते। आपके अंदर गुस्सा आ गया, वो आपने चूज़ नहीं किया, वो सामने वाले ने आपको जो कहा, जो बोला या जो उसने किया, उसके हिसाब से आपको इमोशंस तो आए हैं, गुस्सा तो आपको आया है। लेकिन गुस्सा वो आने के बाद में आप अपना रिएक्शन क्या दोगे, कैसे दोगे, आप अपना बिहेवियर कैसे रखोगे, आप अपना एक्शन, गुस्सा आना वॉज रिएक्शन था वो किसी का, लेकिन अब आप क्या एक्शन लोगे, दैट इज़ द इमोशन, दैट इज़ द इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशंस आप चूज़ नहीं कर सकते, एक्शंस चूज़ करना पूरा आपके हाथ में होता है। जो पर्सन एक इमोशनली मैच्योर होता है, इंटेलिजेंट होता है, उसका EQ जो स्ट्रॉन्ग होता है, वो पर्सन एक मैच्योर वे में बिहेव करता है। उसके हाथ में होता है कि उसे क्या चूज़ करना है और क्या चूज़ नहीं करना है। अच्छा जी, तो हम तीसरा यहाँ पे समझते हैं कि एम्पैथी। तीसरा आता है एम्पैथी। यानी एम्पैथी का मतलब है किसी दूसरे के इमोशंस को समझने की कोशिश करना, यानी कि एम्पैथी देना, कि अपने आप को उसकी जगह पर रख कर समझना। ओके, एग्रीमेंट होना ज़रूरी नहीं होता इस पे कि अगर आप उसकी प्लेस पे हो, सर्टेन चीज़, सेम चीज़ जो वो फील कर रहा है, सेम चीज़ आपको फील हो, वो ज़रूरी नहीं होता है। बट आप बोल सकते हो कि मैं तुम्हारी बात से एग्री नहीं करती, बट मुझे समझ आ रहा है कि तुम अपसेट क्यों हो। ओके, ये एक इमोशनल मैच्योरिटी है। और एम्पैथी का मतलब माइंड रीडिंग नहीं होता। साइकोलॉजी का मतलब भी सिर्फ माइंड रीडिंग ही करना नहीं होता है। अक्सर बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, पूछते हैं कि आप साइकोलॉजिस्ट हो, तुमने साइकोलॉजी पढ़ी है, तो अच्छा बताओ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो ऐसे नहीं होता है। साइकोलॉजी इज़ नॉट लाइक तुम्हारा माइंड रीड करना और ऑल ऑफ अ सडन तुम आके बैठ के मुझे बोलो कि मेरा माइंड रीड करो। ऐसे नहीं होता है। साइकोलॉजी क्या है, क्यों है, किस लिए है, ये आप अगर सिंपल वे में समझना चाहते हो, ताकि आप नेक्स्ट टाइम से किसी भी के भी पास जाके बैठ के एकदम से आप अगर बोलो कि मेरे दिमाग में क्या है बताओ, तो ये बहुत ना इलिटरेट बिहेव होता है। तो आप अगर वो जानना चाह रहे हो कि क्या है सिंपल से लैंग्वेज में, तो मैंने जो है सो इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ वो वीडियो आप देखो, उसमें आपको पूरा सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी। और फिर दोबारा से आप ऐसे बिहेव नहीं करोगे किसी के साथ भी, आपको समझ आ जाएगा कि साइकोलॉजी क्या है। तो उसका लिंक कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने एक लिंक दिया है जो मैंने अपनी ई-बुक लिखी है, जिसमें मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में साइकोलॉजी क्या है विद इस्लामिक पर्सपेक्टिव सिखाया है, उसमें बताया है। आप वो भी मेरी बाय कर सकते हो। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो एम्पैथी का मतलब एजम्पशन करना भी नहीं होता है। ओके, एम्पैथी का मतलब क्यूरियोसिटी भी नहीं होती है। ठीक है, अभी आप समझ गए होंगे कि एम्पैथी एक्चुअल में हम बोलते किसको है। नंबर 4 पे आता है सोशल स्किल। यानी कि सोशल स्किल का मतलब कॉन्फ्लिक्ट को, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको डिसरिस्पेक्ट के बिना हैंडल करना। यहाँ पे आप समझ रहे हो कि बिना डिसरिस्पेक्ट के सोशल कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करना कैसे, मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी को बोल रहे हो कि तुम हमेशा लेट आते हो, ये एक सेंटेंस हो गया है। आप देखो थोड़ा सा, ये सेंटेंस जो है ये आपने एकदम ब्लंटली किसी को ऐसे बोल दिया है, बजाय उसके तो सामने वाले को क्या होता है कि एकदम डिसरेस्पेक्ट फील होगा, थोड़ा सा उसको रूड साउंड करेगा आपका ये कहना कि एकदम से इसने मुझे ऐसे बोल दिया। बजाय ये कहने के आप ऐसे भी कह सकते हो, जब तुम लेट आते हो विदाउट इन्फॉर्मिंग मी, आई फील इग्नोर्ड। मुझे लगता है कि मैं इग्नोर फील हो रहा है, मैं इग्नोर हो रही हूँ या हो रहा हूँ। प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से मुझे एक मैसेज कर देना। ओके, तो ये हुआ, ये एक लगता है ऐसे कि ये एक ब्लेम नहीं लगता है, ये एक डिसरिस्पेक्ट उसको नहीं लगेगा, ये एक क्लियर कम्युनिकेशन लगेगा उसे। उसको भी फील होगा कि अरे आपने अपनी फीलिंग बताई कि मैं इग्नोर फील हो रही हूँ, तो वहाँ पे उसको समझ आएगा
कि अच्छा ठीक है, ये पर्सन इग्नोर फील हो रही है या हो रहा है, हाँ मैं एक मैसेज भी तो कर ही सकती थी या कर ही सकता था, ये होगा उसको। और नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि वो ये गलती रिपीट नहीं करेगा और आपने जो बोला है वही फॉलो करेगा। लेकिन अगर आप सेम चीज़ को एकदम से रूड बोल दोगे कि तुम हमेशा लेट आते हो सकता है कि उस बंदे को डिसरेस्पेक्ट लगे, तो फिर वो आपसे बात ही करना बंद कर दे, वो या आपसे रूठ जाए, आपसे नाराज़ हो। ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे वे में किसी को बोलते हैं तो वो समझे हमारी उस बात को, ज़रूरी नहीं होता है। नंबर 5 पे आता है रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, यानी कि आपके इमोशंस जब भी हाई होते हैं तो आप तब उस टाइम पे आप एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए कभी भी। यानी कि आप चाहे गुस्सा हो, चाहे आप हैप्पी हो, चाहे आप अपसेट हो, या चाहे आप जेलस हो, या चाहे आप एम्बैरस फील कर रहे हो, चाहे आपने डिसरिस्पेक्ट क्यों ना फील की हो, इग्नोर फील किया, यानी कि जो भी आप फील कर रहे हो, जिस वक्त आपके इमोशंस एकदम हाई लेवल पे होते हैं, आप ओवरवेल्म हो जाते हो, आप रोने धोने लग जाते हो, एक लाइफ चेंजिंग वाला डिसीजन उस टाइम पे नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं लेना चाहिए। इमोशंस टेम्परेरी होते हैं, आपके वक्तिया होते हैं। वो सिचुएशन ऐसी थी तो आपके इमोशंस, आपके जज्बात जाग गए थे, लेकिन उस इमोशंस, वो जज्बात जागने के टाइम पे अगर आपने कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया जिसका इम्पैक्ट गलत गया, तो वो लॉन्ग टर्म हो सकता है और उसके बाद फिर आपको लॉन्ग टर्म रिग्रेट भी हो सकता है। तो यही था हमारे 5 सिंपल रूल से हमने समझा है कि इमोशंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ओके, अच्छा जी, अब हम ये जानेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग ईक्यू वाले लोग और एक लो ईक्यू वाले लोग की पहचान कैसे होगी। इमोशनल इंटेलिजेंट या इमोशनली मैच्योर पर्सन का मतलब ये नहीं होता कि वो परफेक्ट हो, ठीक है, बट कुछ साइंस होते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि वो इमोशनली मैच्योर है या इमेच्योर है। वो गुस्सा होने के बाद भी आपको डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करेंगे। ओके, वो ये कह सकते हैं कि हाँ मेरी गलती है बोल के एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो अपॉलॉजी के साथ आपको एक्सक्यूज़ नहीं देते, ठीक है। अपॉलॉजी करना टोटली और अपॉलॉजी के साथ एक एक्सक्यूज़ देना, दोनों में डिफरेंस होता है। अक्सर लोग आगे कहते हैं कि आई एम सॉरी, लेकिन तुमने भी तो ये, तो जब ये आता है कि तुमने भी तो ये वाला, तो वहाँ पे इमोशनली इंटेलिजेंट वो इंसान नहीं होता है। ओके, और दूसरों के इमोशंस को मॉक डाउन नहीं करते हैं, मॉक नहीं करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं, उनका हर साइलेंस को वो लोग रिजेक्शन नहीं समझते। मान लो मैंने किसी को कुछ बोला है और वहाँ से मुझे रिप्लाई नहीं आया कुछ भी, और मैं इसको रिजेक्शन मान के अगर ओवर रिएक्ट कर दूँ, तो मैं इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन नहीं रहूँगी। जो इमोशनल इंटेलिजेंट होता है कि वो खुद भी इग्नोर कर देगा और वो इस चीज़ को रिजेक्शन नहीं मानेगा वो, ठीक है। कुछ और वो समझने लग जाएगा। हो सकता है कि सामने वाले के पास ऐसा कोई जवाब ही ना हो कि वो बोल नहीं सकता, कि वो क्या ही बोलेगा अब कुछ भी, तो वो चुप हो जा सकता है। और हर क्रिटिसिज्म या इंसल्ट में डिफरेंस समझना, क्रिटिसिज्म और इंसल्ट दोनों अलग अलग चीज़ें होते हैं, उसके बीच वो डिफरेंस क्या है वो समझ सकता है जो इमोशनली मैच्योर होता है। बाउंड्रीज सेट करता है वो। पीपल प्लीजिंग को वो काइंडनेस नहीं समझता। काइंडनेस अलग होता है, पीपल प्लीजिंग अलग होती है, ठीक है। वो हर आर्ग्यूमेंट जीतने के बजाय सोल्यूशन क्या है ये ढूंढता है वो। कुछ लोग होते हैं बस खाली उन्हें आर्ग्यूमेंट जीतना ही होता है, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं ढूंढते हैं। जो इमोशनली इमेच्योर होते हैं वो ये करते हैं, वो अपनी फीलिंग्स के लिए दूसरों को ब्लेम कभी नहीं करता है, वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेता है। तो एक इमोशनली मैच्योर की अपॉलॉजी ऐसी होती है, मैं आपको बताऊंगी कि फॉर एग्जांपल कोई आके से बोलेगा कि कल मेरा टोन रूड था क्योंकि मैं स्ट्रेस में थी या स्ट्रेस में था, ओके, बट ये मेरा एक्सक्यूज़ नहीं है, आई एम सॉरी। सिंपल। आप यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे कोई ड्रामा नहीं था, कोई बट तुमने भी एंड ऑल दैट ब्लेम नहीं था, यहाँ पे विक्टिम प्ले भी नहीं किया गया। वो सिंपल सी एक नॉर्मल में बताया, ठीक है मेरा टोन गलत था, रूड था, मैं मानता हूँ क्योंकि मैं स्ट्रेस में थी, लेकिन मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे रही हूँ कि स्ट्रेस में थी तो मैंने टोन गलत यूज़ कर लिया, आई एम सॉरी। ओके, सिंपल, एकदम सॉर्टेड। अब देखते हैं कि जिनका लो ईक्यू रहता है उनका इंटेलिजेंस बिहेवियर कैसे होता है। ये जो मैं बताऊंगी लो इमोशनल लेवल, ये किसी को जज करने के लिए नहीं है, ये हम सब कभी ना कभी इमोशनली इमेच्योर बिहेव करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि व्हाट इज़ मैच्योर बिहेवियर एंड व्हाट इज़ इमेच्योर बिहेवियर। तब भी हो सकता है कि मैं किसी ऐसी सिचुएशन में अगर आ जाऊँ, तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि मैं मैच्योर बिहेव करूँ, हो सकता है कि मैं इमेच्योर भी बिहेव कर सकती। तो ये किसी को लेबल करना नहीं है, ये बस एक पैटर्न को समझना होता है। ओके, तो पहले तो पैटर्न को समझो। हर फीडबैक को पर्सनल अटैक वो समझने लगते हैं। गुस्से में बिहेवियर वर्ड्स अब्यूजिव यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, जो कि ये इमोशनल बिहेवियर में
ये देखा जाता है कि इमोशनली इमेच्योर लोग करते हैं। इनडायरेक्ट स्टेटस और पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर उनका रहता है। अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं करते, वो मिस्टेक अपनी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते कभी भी। और जेलसी को कंसर्न का नाम देते। जेलसी और कंसर्न दोनों बहुत अलग होते हैं। पॉजिटिवनेस को वो लव समझने लगते हैं, बॉन्डेज को वो रिएक्शन समझने लगते हैं। मैं ऐसा ही हूँ ये बोलकर वो बैड बिहेवियर जस्टिफाई करने लगते हैं। ओके, तो रिमेंबर, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होना और रूड पर्सनालिटी होना दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों सेम चीज़ नहीं होती है। सॉफ्ट होना और वीक होना दोनों अलग चीज़ें हैं। बाउंड्री रखना और एरोगेंट होना दोनों सेम नहीं होता, दोनों भी बहुत अलग चीज़ें हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। इन डिफरेंस को हमें समझना ज़रूरी होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर हम देखें तो चलो एक सिचुएशन टाइप देखते हैं कि कैसे एग्जाम्पल इसमें फिट होगा। एक दो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट के मार्क्स लो आए और एक स्टूडेंट के मार्क्स हाई आए। जो लो EQ का थॉट वाला बंदा रहेगा, जिनके मार्क्स कम आए हैं, वो ये सोचेगा कि मैं यूज़लेस हूँ, मैं तो बेकार हूँ, मुझे कुछ नहीं होता या मेरा कुछ नहीं हो सकता। वो ऐसे सब बातें करेगा। जो जिसका हाई EQ थॉट होगा और उसके मार्क्स लो होंगे, वो ये कहेगा कि मुझे डिसअपॉइंटमेंट तो हो रही है, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट तो वो होगा, उसको भी अच्छा फील नहीं होगा, बट रिजल्ट मेरी कैपेबिलिटी डिफ़ाइन नहीं करता। ठीक है, मैं इसको एनालाइज़ करूँगा या करूँगी, गलती कहाँ है, कॉन्सेप्ट में थी, टाइम मैनेजमेंट में थी या मेरे रिविजन में थी, गलती कहाँ है वो ये फाइंड आउट करेगा। ओके, तो इमोशंस को डिनाई नहीं किया उसने, ठीक है, बट इमोशंस को आइडेंटिफाई भी नहीं बनाया, यानी कि यही मेरी पहचान हो गई, ऐसे उसने नहीं बनाया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई होप क्लियर है। और एक चीज़ जो आम होती है हमारे घरों में वो ये होती है कि एग्ज़ाम्पल समझने के लिए मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि हमारे पेरेंट्स हमें कंपेयर करते हैं कि फ़लाना का लड़का देखो, फ़लाना की लड़की देखो, वो कितना अच्छा कर रही है या कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हम एज अ चाइल्ड, हमको हमारे पेरेंट्स का ये कंपैरिजन अच्छा नहीं लगता है, किसी को भी नहीं लगता है, कोई भी बच्चे को नहीं लगता है कि वाई दे कंपेयरिंग मी उससे। ऐसे हमें फ़ील होता है, हमें गुस्सा भी आता है, हर्ट भी फील होता है। लेकिन अगर आपका EQ जो है वो लो रहेगा तो आपका रिएक्शन उसमें कैसे आएगा? आप या तो डोर स्लैम करोगे या आप शाउटिंग करोगे कि आपको मैं ही हमेशा गलत लगती है, गलत लगता एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला, आप बोलना स्टार्ट कर दोगे। वही अगर आपका हाई EQ रहेगा तो आप ऐसे रिस्पॉन्स कर सकते हो कि आप कामली अपने पेरेंट्स के पास जाकर आप उन्हें कह सकते हो, बोल सकते हो कि मुझे कंपैरिजन से प्रेशर और हर्ट फील होता है, यानी कि जो भी आपको फील होता है अच्छा नहीं लगता, आप मुझे गोल सेट करने में हेल्प करिए रादर देन कंपेयर करने में। प्लीज़ और किसी से मुझे दोबारा कंपेयर मत करो। आप कामली ये बात उन्हें बोल सकते हो। ये बोलना डिसरिस्पेक्ट करना नहीं होता, ये एक हेल्दी बाउंड्री बनाना होता, ताकि आपके पेरेंट्स को भी ये समझ में आए कि उनका बच्चे को किसी से कंपेयर कर रहा है तो वो उसे अच्छा नहीं लग रहा है। तो वहाँ पे आपके पेरेंट्स भी आपके अंदर जो इमोशंस चल रहे हैं, आपको जो पसंद नहीं आ रहा है, उस चीज़ में वो अवेयर हो जाएंगे, पता चल जाएगा उनको कि ये चीज़ हमारे लड़का या लड़की को अच्छी नहीं लगती है। तो आप रिएक्ट कैसे कर रहे हो और रिएक्शन के बाद सामने का रिजल्ट कैसे आता है, वो बहुत मैटर करता है और वो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। हम इमोशंस को रेगुलेट कैसे करें। ठीक है, जब इमोशंस आपके हाई हो तब ये सिंपल मेथड यूज़ करो, वो है स्टॉप मेथड, STOP, स्टॉप मेथड। तो इसको मैं आपको बताऊंगी कि ये स्टॉप मेथड कैसे किया जाता है। तो S फॉर स्टॉप, यानी कि तुरंत रिप्लाई मत करो, आप तुरंत डिसीजन मत लो, यानी कि एकदम से तुरंत पोस्ट मत करो, रिएक्ट मत करो एकदम से ऑल ऑफ अ सडन। ओके, एस से स्टॉप हो जाए, यानी कि टी से आप करो टेक 3 स्लो ब्रीथ, यानी कि आप पहले काम हो जाओ, आप पहले 3 बार एक डीप ब्रीथ ले लो, बस बॉडी को सिग्नल दो कि अभी मैं डेंजर में नहीं हूँ अभी, यानी कि लाइक आप एक 10 सेकेंड का स्पेस क्रिएट करो और पॉज में रहो। ओ, यानी कि ऑब्जर्व करो, खुद से पूछो कि मैं क्या फील कर रही हूँ इस वक्त, खाली मूड ऑफ है या गुस्सा आ गया, नहीं, लाइक एग्जैक्टली क्या फील हो रहा है, बॉडी में क्या हो रहा है, हार्ट फास्ट है, चेस्ट टाइट है या आपको टेयर्स आ रहे हैं। और फिर ये देखो कि ट्रिगर क्या हुआ आपको, मतलब क्या ऐसा ट्रिगर हुआ जिसकी वजह से आपके रिएक्शंस आ गए या आपको गुस्सा आ गया। और मेन फैक्ट देख रही हूँ, यानी कि मेन चीज़ जो है, आप फैक्ट देख रहे हो या अपने माइंड में अपनी ही एक स्टोरी बना रहे हो, ये ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। पी फॉर यानी कि प्रोसीड विद पर्पज़, यानी कि जब आप ये कर लोगे, मेरा गोल क्या है, मुझे फ़ाइट जीतनी है या रिलेशनशिप प्रोटेक्ट करना है या मुझे रेवेंज चाहिए या मुझे क्लैरिटी चाहिए क्या, फिर एक ऐसा रिस्पॉन्स चूज़ करो जिसका रिग्रेट आपको कल ना हो। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हाई इमोशंस हो तब डिसीजन मत लेना, इमोशंस
के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपके डिसीजन के ऊपर आपका पूरा पूरा कंट्रोल है। ऐसे डिसीजंस मत ले लेना कल को जिसका इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आप पे पड़ जाए, जो रिग्रेटफुल ना हो आपके लिए। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपने समझ गया। तो ये वो मेथड है जिससे आप फॉलो कर सकते हो और आप आगे इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो। सो ट्राई करना कभी भी आपको ऐसा हो, और अगर ये आपने किया हो, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो कमेंट डाउन एंड लेट मी नो कि आपने ये ट्राई किया है, या इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में आप भी किस हद तक जानते हो। मुझे कमेंट से बताना, मैं ज़रूर पढ़ूँगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हीलिंग, स्टे अंडरस्टैंडिंग। अल्लाह हाफ़िज़।